यह कहानी एक गांव के ऐसे परिवार की है जिस परिवार में बाप और बेटा होते हैं। बाप का नाम मोहन जी और बेटा का नाम संदीप होता है। मोहन जी की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गई होती है। बेटा संदीप बचपन से ही मंदबुद्धि होता है। घर में देख रेख के लिए कोई और नहीं होता है, इसी वजह से उसकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है। घर में खाना बनाने और घर परिवार को देख रेख करने वाली कोई औरत नहीं होती, जिसके कारण अक्सर काम पर जाने में बाप बेटा को लेट हो जाता है। खाना बनाने खाने में कई बार तो काम भी छूट जाता है। बेटे की शादी करने की कई कोशिश नाकाम रहता है मोहन जी की, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता। कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। तभी उसी गांव में एक पंडित आते हैं भिक्षा मांगने, और वह पंडित भिक्षा मांगने के बदले लोगों का हाथ की रेखा देखकर उसका भविष्य बताया करते हैं। कुछ लोग इसे मजाक समझते हैं तो कुछ लोग भरोसा कर अपना हाथ दिखाते हैं, अपना भविष्य की बातें जानने की कोशिश करते हैं। तभी उस मंदबुद्धि संदीप के पिता मोहन जी को गांव के एक आदमी कहता है कि मोहन जी, आप अपने बेटे संदीप का हाथ दिखाइए, शायद आपके बेटे संदीप की शादी के बारे में यह पंडित जी कुछ बता दें, जिसके उपाय से आपके बेटे संदीप की शादी हो जाए और आपका परिवार और वंश आगे बढ़े। यह बात सुनकर मोहन जी सोचते हैं, ठीक है कहकर अपने बेटे संदीप को बुलाते हैं और उसका हाथ देखने वाले पंडित जी को कहते हैं, कृपया मेरे बेटे का हाथ देखकर इसकी शादी के बारे में बताइए। पंडित जी, अगर आपका बात सही निकला तो मैं आपको दक्षिणा के साथ साथ आपको धोती कुर्ता और कमंडल भी दूंगा अपनी खुशी से, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं इसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो इसके जैसा ही मंदबुद्धि लड़की ढूंढनी होगी, कहीं मिले तो शादी होगी। तभी वह पंडित जी कहते हैं, ठीक है जजमान, मैं देखता हूँ। संदीप का दाहिने हाथ अपने हाथ में लेकर संदीप का रेखा गौर से देखकर पंडित कहता है, कौन कहता है इसकी शादी नहीं होगी? मैं कहता हूँ 100% संदीप की शादी होगी, और किसी मंदबुद्धि लड़की से नहीं, एक बहुत ही होशियार, समझदार और बहुत ही सुंदर लड़की से शादी का योग और संयोग बन रहा है इसके हाथों में। यह बात सुनकर संदीप के पिताजी बड़ा ही खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं, सच में यह बात कह रहा हूँ, मेरी बात 100% सही साबित होगा। आप अपना धोती कुर्ता और कमंडल तैयार रखिएगा, अगले महीने तक इसका शादी की संजोग बन रहा है। पंडित कहते हैं, अब दक्षिणा दीजिए हाथ देखने का, हम 1 महीना बाद में आएंगे आपसे मिलने, जानकारी लेने और साथ में धोती कुर्ता कमंडल लेने। तब तक आपके बेटे का शादी भी हो चुका रहेगा। मोहन जी पंडित को 1001 रुपए अपनी खुशी से देते हैं और कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं पंडित जी, अगर आपकी बात सच में सही निकली तो मैं आज 1001 रुपए दे रहा हूँ। उस दिन अपनी खुशी से धोती कुर्ता कमंडल के साथ साथ 60,001 रुपया भी दूंगा। पंडित जी कहते हैं, हाँ जजमान, जरूर पूरा होगा मेरी बातें, पर एक बात और आपसे कहना है। मोहन जी यह सुनकर कहते हैं, हाँ पंडित जी कहिए, कौन सी बात? पंडित जी कहते हैं, प्राइवेट बात है, आपसे अकेले में कहना है। मोहन जी एक साइड होते हुए कहते हैं, पंडित जी यहाँ अकेला कोई और नहीं सुन रहा है, आप मुझसे बताइए। साइड में हटकर पंडित जी मोहन जी को धीरे से हल्की आवाज में कहते हैं, देखिए जजमान, आपके बेटे की शादी तो हो जाएगी, पर लड़की इस पर हमेशा प्रबल होगी और बहुत होशियार होगी। इस लड़के पर भारी पड़ेगी, या तो अपने योग मन लायक समझेगी तो ठीक है, अगर नहीं समझी, उसकी चाहत पूरी नहीं हुई तो भाग भी सकती है या इसे छोड़कर भी जा सकती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा चला जाएगा। उस परिस्थिति और स्थिति के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, अपने हिसाब से उस स्थिति परिस्थिति को संभालने के लिए। मोहन जी कहते हैं, जी ठीक है पंडित जी, मैं सब समझ गया, आपकी बातों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। पंडित जी यह कहकर वहां से चले जाते हैं। मोहन जी अपने बेटे संदीप के साथ अपने घर चले जाते हैं। शाम होता है, वक्त गुजरता है, रात होती है,
बाप बेटा दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह सुबह होती है पहली किरण के साथ मोहन जी की नींद खुलती है। वह अपने मंदबुद्धि बेटे को जगाते हैं। उठो रामू, सुबह हो गया, काम पर चलना है। खेत में संदीप उठता है। दोनों बाप बेटा नहा धोकर फ्रेश होते हैं। खाना खाकर हाथ में कुदाल और टोकरी लिए खेत पर जाते हैं और मिट्टी काटकर एक जगह से दूसरी जगह खेत भरते हैं। तभी उधर से एक दौड़ती हुई लड़की आ रही होती है। दुल्हन ड्रेस में भागते हुए, घबराते हुए, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए भागकर मोहन जी के पास आकर कहती है, आप मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझसे जबरदस्ती शादी करके मेरा सभी धन संपत्ति लेना चाहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से शादी के मंडप से बाथरूम जाने के बहाने पिछले दरवाजे से भाग कर आई हूँ। अगर मेरी शादी हो जाती है तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा सारा संपत्ति मेरे पति का होगा। आप मुझसे शादी कर लीजिए। यह सुनकर मोहन जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सोचते हुए कहते हैं, देखो मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास शादी करने की उम्र का एक बड़ा बेटा है। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा दूं। लड़की कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, पर शादी आज ही कराइए जल्दी। मोहन जी कहते हैं, ठीक है, पर मेरा बेटा मंदबुद्धि है। लड़की कहती है, चाहे जो भी हो मुझे मंजूर है। आप मेरी मदद कीजिए, अपने बेटे को बुलाइए, मेरी शादी कराइए। तभी संदीप मिट्टी खेत में फेंक कर आ रहा होता है। टोकरी लेकर लड़की से मोहन जी कहते हैं, यही है मेरा बेटा। लड़की कहती है, मुझे मंजूर है, अब चलिए जल्दी से शादी कराइए। मोहन जी कहते हैं, चलो मेरे साथ। मोहन जी जल्दी से अपने गांव के एक चौराहे पर जाते हैं जहां सभी लोग को बुलाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सारी बात बताते हैं और लड़की भी खुद स्वेच्छा से कहती है कि मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। लड़की अपनी सारी बातें बताती है। लड़की और मोहन जी और उसके बेटे की सहमति से समाज के बीच गांव वाले और पुलिस के सामने गांव में ही शादी हो जाती है। सभी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। मोहन जी अपने बेटे के साथ घर आने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रामेश्वर जी अपने बहू बेटों के साथ घर पहुंचते हैं, उधर जहां से लड़की भागी होती है। जिस मंडप से वहां के सभी किडनैपर जो जबरदस्ती सविता से शादी कर धन संपत्ति हड़पना चाहते थे, वह लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि एक गांव में उस लड़की की शादी हो गई। आज ही पुलिस प्रशासन और पूरे गांव वालों के बीच यह सुनकर सभी किडनैपर अपने आप में बात करते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं उसे पकड़कर ढूंढ शादी करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन और समाज वालों के सामने उसकी शादी हुई है। अब उसकी सारी संपत्ति उसके पति का ही होगा। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो सिर्फ फंसेंगे और हम लोगों को कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए इस मैटर को यहीं क्लोज करो। अब कुछ नहीं हो सकता उस लड़की के बारे में सोचने से। इधर रात में लड़की सुहागरात मनाने के लिए अपने पति को अपने कमरे में आने की इंतजार कर रही होती है, पर वह मंदबुद्धि लड़का अपने पिता के पास ही सोता है। संदीप के पिता कई बार कहते हैं, संदीप जाओ उस कमरे में अपनी पत्नी के पास सो जाओ। बार बार कहने के बाद भी मोहन जी की बात को अनदेखा करते हुए अपने पिता के ही पास बगल में संदीप सो जाता है। तभी मोहन जी मंदबुद्धि समझकर गुस्सा नहीं करते, अपनी बहू को कहते हैं कि वह तो मंदबुद्धि है, बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तुम ही जाकर उसके पास सो जाओ। सविता उठकर अपने पति संदीप के पास जाती है और कई तरह से कोशिश करती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाकर उसे उत्तेजना में लाने की कोशिश करती है ताकि संदीप जोश में आकर सुहागरात मनाए। पर इन सब चीजों का संदीप पर कोई असर नहीं होता है, वह बगल में ही सो जाता है। सविता की सारी कोशिश बेकार और नाकाम रहती है। बहुत रात हो जाती है। ऐसे ही करते करते हार थककर सविता परेशान होकर संदीप के बगल में ही सो जाती है। सुबह नींद खुलती है, सविता उठती है,
घर का सारा काम काज करती है, खाना बनाती है, बाप बेटे को खिलाती है और अपने पति संदीप से बात करती है। पर संदीप कुछ बातों का जवाब देता और कुछ बातों का ध्यान भी नहीं होता उसे, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है। उसके समझ में जितना आता है उसी हिसाब से वह करता है। इसी तरह 1 महीने बीत गया होता है। एक दिन संदीप और उसके पिता मोहन जी खेत पर काम कर रहे होते हैं। काम करते करते दिन के 4 बज गया होता है, पर उस दिन अभी तक सविता खाना लेकर नहीं आई होती है। यह देखकर खेत पर काम कर रहे मोहन जी अपने बेटे संदीप से कहता है कि तुम जाओ खाना खा लेना और मेरे लिए भी खाना लेकर आ जाना। पता नहीं आज बहू खाना लेकर अब तक क्यों नहीं आई। यह सुनकर संदीप कहता है, आप जाइए, मैं यही काम करूंगा। पर कई बार मोहन जी संदीप को जाने के लिए कहते समझाते, पर संदीप बार बार एक ही जवाब देता, आप जाइए, मैं यही काम करूंगा, आप खाना खाकर खाना लेकर आइएगा। मंदबुद्धि समझकर संदीप पर गुस्सा नहीं करके मोहन जी खुद ही घर जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं सविता अपना सब सामान पैक कर रही होती है बैग में। यह देखकर मोहन जी कहते हैं कि यह क्या कर रही हो बहू, तुम कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? आज खाना भी नहीं लाई, खेत पर क्यों? बहुत ही उदास और परेशान शब्दों में सविता कहती है, आप तो जानते हैं ना मैं किन परिस्थिति में आपके बेटे से शादी की थी, पर उस शादी के बाद भी मैं आज तक कुंवारी हूँ। जैसी ही कोशिश की आपके बेटे को अपने बस में कर लूं, लेकिन वह पलटकर मेरे तरफ एक बार भी देखे नहीं। आज महीना गुजर गया पर आपके बेटे में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह मेरी तरफ पलटकर देखते तक नहीं, और कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। यह सब सुनकर मोहन जी सब कुछ समझ जाते हैं। उन्हें पंडित की द्वारा बताई हुई बातें याद आती हैं। यह सब सोच समझकर मोहन जी कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू, सब ठीक हो जाएगा। सविता कहती है, क्या ठीक हो जाएगा? आप मेरे तड़प दर्द नहीं समझ पाएंगे। उस दिन अच्छा होता है कि मैं आपके बेटे से शादी न करके आपसे शादी कर लेती, क्योंकि मैं तो पहले आपसे ही शादी करना चाहती थी। आप ही के साथ शादी का प्रस्ताव रख रही थी, पर आपने अपने बेटे से शादी करवा दी, और आज मैं क्या कहूँ? अब आपसे सब सुन समझकर मोहन जी कहते हैं, बहू आज से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, मैं करूँगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी। और बहू सविता को अपने कमरे में ले जाते हैं और सविता की सारी इच्छाएं पूरी करना शुरू करते हैं। लगातार सविता के साथ कई घंटों वक्त बिताकर सविता को खुश कर देते हैं। सविता शांत हो जाती है। सविता कहती है, अब मैं संतुष्ट हो गई, मैं यही रहूंगी। आप मेरी इच्छा इसी तरह पूरा करते और मेरी ख्याल रखते रहिएगा, मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। इस तरह मोहन और सविता एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं, और उनके बेटे संदीप को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है। सविता अपनी जवानी की जोश में मोहन जी के साथ अपना बहुत कुछ न्योछावर करने लगती है। बहू सविता को खुश रखने के लिए मोहन जी भी अपने हाथ की सारी सीमाएं पार कर एक दूसरे में समा जाते हैं। मोहन जी सब कुछ होने के बाद जब कमरे से बाहर निकलते तब उनके मन में ऐसा लगता है कि यह जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैं यह सही नहीं कर रहा हूँ। इसे सच कहूँ कि गलत और करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो बहू घर छोड़कर चली जाएगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, फिर मेरे बेटे से कभी कोई दूसरी शादी नहीं करेगी, और ऐसा करता हूँ तो यह गलत है। अब सही हो या गलत, इसी सोच में जद्दोजहद में मोहन जी दरवाजे पर टहल ही रहे होते हैं कि सामने वह पंडित दिखाई देता है जो संदीप का हाथ देखकर सारी बातें बताया था। पंडित जी को देखकर मोहन जी बहुत खुश होते हैं, आदर सत्कार करते हैं। पंडित जी आइए आइए। तभी पंडित जी कहते हैं कि जजमान बताइए मेरी बातें पूरी हुई कि नहीं? मोहन जी कहते हैं, आपकी बातें 100% पूरी हुई, और घर के अंदर जाते हैं और झट से आकर बाहर कहते हैं, यह रहा आपका धोती कुर्ता और कमंडल। यह सब पाकर पंडित बहुत खुश होता है।
तभी मोहन जी 60,001 रुपया दक्षिणा भी देते हैं। वादे के मुताबिक दक्षिणा लेकर पंडित खुश होकर कल्याण हो कहकर लौट जाते हैं और मोहन जी इधर अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।